सबसे पहले सॉइल क्लासिफिकेशन के एवोल्यूशन को समझना जरूरी है। हिस्टोरिकली इंडिया में सॉइल को सिर्फ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। या तो जमीन उपजाऊ है, उर्वरा, या बंजर है, ऊसरा। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर में ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, जो कि सॉइल की जेनेसिस यानी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसका कलर, कॉम्पोजिशन और लोकेशन पर बेस्ड है। नोट करें, ये शिफ्ट इसलिए जरूरी था ताकि हम सॉइल की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर सकें। आईसीएआर ने सॉइल्स को 8 मेजर ग्रुप्स और 27 माइनर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मेजर ग्रुप्स में अलूवियल, ब्लैक और रेड सॉइल्स डोमिनेट करते हैं, जबकि माइनर ग्रुप्स लोकल वेरिएशंस को कैप्चर करते हैं। ग्लोबली हम इसे यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी से रिलेट करते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल को वर्टिसॉल्स और अलूवियल को इंसेप्टिसॉल्स या एंटिसॉल्स कहा जाता है। ये कोरिलेशन साइंटिफिक रिसर्च एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब विजुअल 3 पर फोकस करें, जो पेडोजेनिक फैक्टर्स की इक्वेशन दिखा रहा है। सॉइल फॉर्मेशन एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिजल्ट है 5 फैक्टर्स का। इस इक्वेशन को देखें। पेरेंट मटेरियल प्लस क्लाइमेट प्लस ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्रोड्यूसेस सॉइल ग्रुप। इसका मतलब समझें। पेरेंट मटेरियल यानी चट्टान रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये डिसाइड करेगा कि सॉइल का टेक्सचर और केमिकल कॉम्पोजिशन बेसिक लेवल पर कैसा होगा। लेकिन क्लाइमेट, रेनफॉल और टेम्परेचर सबसे एक्टिव फैक्टर है। अगर क्लाइमेट अग्रेसिव है, हाई हीट और रेन, तो वेदरिंग तेज होगी। ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स ह्यूमस ऐड करते हैं और सॉइल को केमिकली एक्टिव बनाते हैं। फाइनली टाइम एक क्रूशियल डायमेंशन है। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा, सॉइल उतनी ही मैच्योर होगी और उसके हॉराइजन्स यानी लेयर्स उतनी ही डिस्टिंक्ट होंगे। अलूवियल सॉइल अक्सर इमैच्योर होती है क्योंकि रिवर हर साल नई मिट्टी लाती है, तो उसे सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक सॉइल एक मैच्योर सॉइल है। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट देखें। अलूवियल सॉइल 40% एरिया कवर करती है, जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बैकबोन है। ब्लैक और रेड सॉइल्स पेनिनसुला इंडिया यानी जोनल फॉर्मेशन में मिलती हैं, जो पेरेंट रॉक की लोकेशन पर डिपेंड करती हैं। सॉइल फॉर्मेशन एक डायनामिक इंटरैक्शन है बिटवीन पैसिव फैक्टर्स यानी पेरेंट मटेरियल और एक्टिव फैक्टर्स यानी क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? अलूवियल सॉइल्स, जिन्हें हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, इंडिया की सबसे क्रिटिकल एग्रीकल्चरल सॉइल है। इसका जेनेसिस समझना बहुत ज़रूरी है। अनलाइक ब्लैक और रेड सॉइल्स, अलूवियल सॉइल इन सिटू यानी वहीं बनने वाली नहीं है। ये एक एक्स सिटू या डिपोजिशनल सॉइल है। इसका मतलब है कि ये मिट्टी कहीं और वेदरिंग से बनी और रिवर्स ने इसे ट्रांसपोर्ट करके प्लेन्स में डिपॉजिट किया। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स हिमालय से ह्यूज अमाउंट में सिल्ट और सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और नदन प्लेन्स में स्प्रेड कर देती हैं। यही सेम मैकेनिज्म कोस्टल एरियाज में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज में होता है। क्योंकि ये सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आई है, इसका प्रोफाइल इमैच्योर होता है। इसमें डिस्टिंक्ट लेयर्स डेवलप नहीं हो पाती। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो नेचर ने इसे बैलेंस नहीं दिया है। ध्यान दें, ये पोटैश में रिच होती है, लेकिन फॉस्फोरस पी, नाइट्रोजन एन और ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होती है। यही रीजन है कि इंडियन फार्मर्स को यूरिया, नाइट्रोजन सोर्स और डीएपी, फॉस्फोरस सोर्स का हैवी यूज करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट बैरोमीटर विजुअल 2 साफ दिखा रहा है कि यूरिया और डीएपी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। टेक्सचर वाइज ये सैंडी लोम से लेकर क्लेई हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि रिवर ने इसे कहाँ डिपॉजिट किया है। अब क्लासिफिकेशन पर आते हैं, जो एज पर बेस्ड है। खादर वर्सेस भांगर। विजुअल 1 का क्रॉस सेक्शन देखें। खादर न्यू अलूवियम है। ये वो एरिया है जो रिवर के पास है और फ्लड प्लेन्स में आता है। हर साल फ्लड का पानी यहाँ नया सिल्ट डिपॉजिट करता है। बिकॉज ऑफ दिस एनुअल रिप्लेनिशमेंट, खादर सॉइल नेचुरली बहुत फर्टाइल होती है और फाइन ग्रेन्ड होती है। इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर बिना हैवी फर्टिलाइजेशन के भी सस्टेनेबल हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट में भांगर ओल्ड एल्यूवियम है। ये रिवर वैली से दूर हाई टेरेसेस पर मिलती है, जहां फ्लड का पानी अब नहीं पहुंचता। क्योंकि यहाँ नई मिट्टी नहीं आ रही, ये स्टेबल है लेकिन कम फर्टाइल है।
भांगर सॉइल में एक खास चीज होती है कंकर नोड्यूल्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट के लम्स होते हैं जो सॉइल के टेक्सचर को खराब कर सकते हैं। तो फार्मर के लिए खादर रीजन एग्रीकल्चरल गोल्ड माइन है, जबकि भांगर में इनपुट कॉस्ट ज्यादा होती है ड्यू टू लोअर फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। समझ आया? ये डिस्टिंक्शन लैंड यूज प्लानिंग के लिए फंडामेंटल है। ब्लैक सॉइल्स, जिन्हें हम रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। इनका ओरिजिन डायरेक्टली जियोलॉजी से जुड़ा है। ये इन सीटू सॉइल्स हैं, मतलब ये वहीं बनती हैं जहां इनका पेरेंट रॉक है। इनका पेरेंट मटेरियल डेक्कन ट्रैप का बसाल्टिक लावा है। हजारों साल पहले वोल्केनिक इरप्शंस हुए, लावा फैला और जब वो सॉलिड हुआ तो बसाल्ट रॉक्स बनी। इन्हीं रॉक्स की वेदरिंग से ब्लैक सॉइल जनरेट हुई। यही रीजन है कि ये सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पार्ट्स ऑफ आंध्रा/कर्नाटका में मिलती है, जहां डेक्कन लावा प्लेटो स्प्रेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेल्फ प्लाउइंग मैकेनिज्म। ये क्या है? इस सॉइल में एक स्पेसिफिक क्ले मिनरल होता है, मोंटमोरेलोनाइट। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी को अब्जॉर्ब करके फूल जाता है, स्वेल्स, और ड्राई होने पर श्रिंक होता है। वेट सीजन में ये मिट्टी स्टिकी और हैवी हो जाती है, ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल, पानी आसानी से नीचे नहीं रिस पाता। लेकिन ड्राई सीजन में जब मॉइस्चर उड़ जाता है तो मिट्टी श्रिंक होती है और डीप वाइड क्रैक्स डेवलप होते हैं। विजुअल देखें। इन क्रैक्स के थ्रू हवा यानी ऑक्सीजन सॉइल की गहराई तक पहुंचती है। ये नेचुरल एरेशन प्रोसेस वही काम करता है जो एक फार्मर प्लाव यानी हल चलाकर करता है, इसीलिए इसे सेल्फ प्लाउइंग कहते हैं। केमिकली ये सॉइल रिच होती है लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में, जो बसाल्ट रॉक से आते हैं। बैलेंस स्केल देखें, लाइम और आयरन भारी हैं, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ भी कम है। आयरन यानी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से ही इसका रंग काला होता है। क्रॉप सूटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी गेम चेंजर है। बारिश खत्म होने के बाद भी ये मिट्टी लंबे समय तक मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। ये प्रॉपर्टी कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल है, जिसे ग्रोइंग सीजन में कांस्टेंट मॉइस्चर चाहिए। साथ ही शुगरकेन जैसे क्रॉप्स जिन्हें हैवी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यहाँ बिना एक्सेसिव इरिगेशन के सर्वाइव कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स। सो ब्लैक सॉइल की वैल्यू उसकी फर्टिलिटी से ज्यादा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और स्ट्रक्चर में है। बसाल्टिक ओरिजिन ने इसे एक यूनिक एग्रीकल्चरल एसेट बना दिया है। क्लियर है? रेड और येलो सॉइल्स का फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक सॉइल के सराउंडिंग एरियाज में होता है, जिसे हम पेनिनसुलर एनसर्कलमेंट कहते हैं। विजुअल में आप देखें, ब्लैक सॉइल सेंटर में है, डेक्कन ट्रैप, और उसके चारों तरफ रेड सॉइल का जोन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ब्लैक सॉइल बसाल्ट से बनी थी, लेकिन रेड सॉइल पुरानी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जैसे ग्रेनाइट और नाइस से बनती है। ये रॉक्स मेटामॉर्फिक भी हो सकती हैं। ये फॉर्मेशन वहां होता है जहां रेनफॉल लो टू मॉडरेट होती है। अगर रेनफॉल बहुत हाई होती तो ये लैटेराइट बन जाती, पर लो रेनफॉल में वेदरिंग प्रोसेस स्लो और डिस्टिंक्ट होता है। अब कलर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को समझें। ये मिट्टी लाल या रेड क्यों है? ग्रेनाइट और नाइस रॉक्स में आयरन यानी Fe कंटेंट होता है। जब इन रॉक्स की वेदरिंग होती है ड्राई कंडीशंस में, तो आयरन का डिफ्यूजन और ऑक्सीडेशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में लोहे को जंग लगना या रस्टिंग। ये ऑक्सीडाइज्ड आयरन सॉइल को एक डिस्टिंक्ट रेड रस्ट कलर देता है। लेकिन वही मिट्टी जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब जब उसमें पानी मिक्स होता है या वो सब सरफेस में होती है जहां मॉइस्चर है, तो आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोलाइज होकर लिमोनाइट बनाता है, जिससे रंग येलो हो जाता है। इसलिए सरफेस पर सॉइल रेड दिखती है, लेकिन खोदने पर नीचे येलोइश शेड मिलता है। टोपोग्राफी का रोल यहाँ बहुत क्रूशल है, जिसे हम टोपोग्राफिक कटीना कहते हैं। कटीना का मतलब है स्लोप के अलोंग सॉइल का वेरिएशन। विजुअल देखें, ऊपर अपलैंड या स्लोप पर ग्रेविटी की वजह से फाइन पार्टिकल्स बह जाते हैं। वहां सिर्फ मोटे पत्थर और कोर्स ग्रेवल बचते हैं। ये सॉइल थिन, इनफर्टाइल और पोरस होती है। यहाँ पानी रुकता नहीं, इसलिए यहाँ सिर्फ हार्डी क्रॉप्स जैसे मिलेट्स यानी बाजरा, रागी उगाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम स्लोप से नीचे वैली या बॉटम में आते हैं, वहां ऊपर से बहकर आई हुई फाइन क्ले डिपॉजिट होती है। ये वैली सॉइल डीप होती है, डार्क होती है और फर्टाइल होती है।
यहाँ मॉइस्चर रिटेंशन अच्छा होता है, इसलिए यहाँ राइस यानी पैडी और वेजिटेबल्स की खेती होती है। केमिकल प्रोफाइल वही स्टैंडर्ड इंडियन सॉइल वाला है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सो रेड सॉइल रीजन में खेती यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। ये टोपोग्राफी डिसाइड करेगी कि आप कहाँ क्या उगाओगे। स्लोप पर मिलेट, वैली में राइस। मेक सेंस? लैटेराइट सॉइल्स एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन का रिजल्ट है। टर्म लैटेराइट लैटिन वर्ड लेटर से आया है, जिसका मतलब है ब्रिक यानी ईंट। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। इसका फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसे लैटराइजेशन कहते हैं, समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वहां बनती है जहां हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल कंडीशंस एक साथ मिलती हैं और जहां डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। इंडिया में ये कंडीशंस वेस्टर्न घाट्स के समिट्स, मेघालय प्लेटो और ओडिशा के कुछ हिली एरियाज में मिलती हैं। मैकेनिज्म को विजुअल 1 के थ्रू देखते हैं। इंटेंस लीचिंग। जब भारी बारिश होती है तो पानी मिट्टी के थ्रू नीचे पर्कुलेट करता है। हाई टेम्परेचर की वजह से सॉइल में बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत तेज होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस को रैपिडली कंज्यूम कर लेती है। इस हैवी रेन के साथ मिट्टी के सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, खास करके सिलिका, SiO2 और लाइम, पानी में घुलकर नीचे बह जाते हैं यानी लीच आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डीसिलिकेशन यानी सिलिका का हटना कहते हैं। रिजल्ट क्या बचता है? ऊपर की लेयर में सिर्फ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट के रेजिड्यूज रह जाते हैं। आयरन की वजह से इसका रंग गहरा लाल होता है। एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से ये सॉइल नेचुरली इनफर्टाइल होती है, क्योंकि इंटेंस लीचिंग ने सारे न्यूट्रिएंट्स धो दिए हैं और हाई टेम्परेचर ने ह्यूमस खत्म कर दिया है। ये मिट्टी एसिडिक हो जाती है। इसमें नॉर्मल क्रॉप्स जैसे व्हीट, राइस उगाना मुश्किल है। लेकिन इकोनॉमिक यूटिलिटी यहाँ इंटरेस्टिंग है। इस इनफर्टाइल सॉइल को हम वेस्ट नहीं मानते, क्योंकि ये एसिडिक है और वेल ड्रेन्ड है यानी पानी नहीं रुकता। ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए आइडियल है, जैसे कैश्यू नट यानी काजू, टैपियोका, कॉफी और रबर। ये क्रॉप्स एसिडिक सॉइल को टॉलरेट कर लेती हैं और इन्हें बस हेवी ऑर्गेनिक मैन्योर की जरूरत होती है। एडिशनली, क्योंकि ये मिट्टी ड्राई होने पर हार्ड हो जाती है, इसे कट करके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंट की तरह कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, स्पेशली केरला और कर्नाटका के रूरल एरियाज में। सो लैटेराइट सॉइल डुअलिटी शो करती है। फूड क्रॉप्स के लिए खराब, लेकिन कैश क्रॉप्स और कंस्ट्रक्शन के लिए वैल्यूएबल। ये नेचर का अडेप्टेशन है एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए। एरिड और डेजर्ट सॉइल्स वहाँ मिलती हैं जहाँ प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, यानी वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्थ गुजरात के रीजन्स। यहाँ का मेन चैलेंज मॉइस्चर डेफिशिएंसी है। इस सॉइल का ओरिजिन एओलियन है, मतलब ये मिट्टी हवा यानी विंड द्वारा उड़ाई गई रेत यानी सैंड के डिपॉजिट होने से बनी है, कंबाइंड विथ रेसिडुअल वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। स्ट्रक्चर देखें तो ये सैंडी से ग्रेवली होती है। सैंड पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जिनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। इस वजह से पानी होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। पानी सीधा नीचे चला जाता है। लेकिन केमिकल प्रोफाइल में एक बड़ी समस्या है, सैलिनिटी। हाई हीट की वजह से इवेपोरेशन बहुत तेज़ होता है। ज़मीन के नीचे का पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ खिंचता है। जब ये पानी सरफेस पर आकर इवेपोरेट होता है तो अपने साथ लाए हुए नमक यानी सॉल्ट्स को मिट्टी की ऊपरी लेयर पर छोड़ जाता है। इससे सॉइल सलीन हो जाती है, जो पौधों की ग्रोथ को रोकती है। एक और क्रिटिकल फीचर है कंकर लेयर। सॉइल प्रोफाइल के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये नोड्यूल्स जुड़कर एक हार्ड रॉक लाइक लेयर बना देते हैं। ये लेयर रेस्ट्रिक्टेड इन्फिल्ट्रेशन कॉज करती है। मतलब अगर हम इरिगेशन करें भी तो पानी इस लेयर के नीचे नहीं जा पाता और जड़ों के पास ही जमा हो जाता है, लीडिंग टू लॉगिंग इश्यूज। न्यूट्रिएंट डैशबोर्ड देखें, नाइट्रोजन यहाँ बहुत कम यानी इनसफिशिएंट है, क्योंकि वेजिटेशन नहीं है जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करे। ऑर्गेनिक कार्बन यानी ह्यूमस तो ना के बराबर है। सरप्राइजिंगली फॉस्फोरस कंटेंट नॉर्मल होता है। रेक्लेमेशन यानी इस मिट्टी को सुधारना पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेंसिव है। इंदिरा गांधी कनाल यानी राजस्थान कनाल एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब फ्रेश वाटर अवेलेबल हुआ तो फार्मर्स ने इरिगेशन शुरू की। पानी ने सॉल्ट्स को डिसॉल्व करके नीचे पुश किया यानी लीचिंग, जिससे ऊपरी लेयर खेती के लायक बनी। आज वहां व्हीट और कॉटन उगाया जा रहा है। लेकिन अगर इरिगेशन को मैनेज नहीं किया गया तो वही कंकर लेयर पानी को रोक लेगी, वाटर टेबल ऊपर आएगा और कैपिलरी एक्शन से सैलिनिटी वापस आ जाएगी।
तो डेजर्ट सॉइल को रिक्लेम करना एक डेलिकेट बैलेंस है। पानी चाहिए, पर ज्यादा पानी जहर बन सकता है। क्लियर है? अब हम प्रॉब्लम सॉइल्स पर फोकस करेंगे, वो मिट्टी जो नेचुरल कंडीशंस या इंसानी गलतियों की वजह से खराब हो गई है। यहाँ दो एक्सट्रीम्स हैं, ऊसरा यानी सैलाइन और एल्कलाइन, और करी यानी पीटी। सबसे पहले सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स को समझें। ये समस्या मेनली ड्राई क्लाइमेट्स में होती है, और आयरनी ये है कि ये अक्सर ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा देखी गई है। कॉज क्या है? एक्सेसिव इरिगेशन। जब फार्मर्स ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं ड्राई रीजन्स में, तो ज़मीन का वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। ड्राई क्लाइमेट में हाई एवेपोरेशन की वजह से ये पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आता है, जैसे दिया बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। पानी तो हवा में उड़ जाता है, लेकिन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिट्टी की टॉप लेयर पर एक वाइट क्रस्ट यानी पापड़ बना देते हैं। विजुअल 1 में आप वाइट लेयर देख सकते हैं। इसे सॉल्ट एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये मिट्टी फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है। पानी होने के बावजूद पौधे उसे यूज नहीं कर पाते, क्योंकि नमक ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है। इसका सल्यूशन क्या है? सिंपल केमिस्ट्री। फार्मर्स को जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट ऐड करना पड़ता है। जिप्सम का कैल्शियम मिट्टी के सोडियम को रिप्लेस कर देता है आयन एक्सचेंज द्वारा, और सोडियम सल्फेट बनाता है जो पानी के साथ नीचे बह जाता है, यानी लीचेबल। इससे सॉइल वापस सॉफ्ट और फर्टाइल बन जाती है। दूसरी तरफ है पीटी सॉइल्स यानी करी, जो हाई ह्यूमिडिटी और हैवी रेनफॉल एरियाज में मिलती हैं, जैसे केरला के कोट्टयम और अलप्पुजा और सुंदरबंस। यहाँ प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग है। जमीन हमेशा पानी में डूबी रहती है, जिससे एनेरोबिक कंडीशंस यानी ऑक्सीजन की कमी क्रिएट होती हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस रुक जाता है। रिजल्ट? लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर यानी 40 to 50% अक्यूमुलेट हो जाता है बिना डीकम्पोज हुए। ये मिट्टी हैवी, ब्लैक और हाईली एसिडिक होती है। विजुअल 2 देखें। मैंग्रोव रूट्स और डार्क हैवी सॉइल दिखाई गई है। ये एनवायरनमेंट राइस कल्टीवेशन के लिए यूज हो सकता है, लेकिन एसिडिटी मैनेज करनी पड़ती है। फाइनली, एसिड सल्फेट सॉइल्स लो लाइंग कोस्टल एरियाज में मिलती हैं, जैसे केरला और ओडिशा। जब ये वाटर लॉग्ड सॉइल हवा के कांटेक्ट में आती है, यानी ड्रेनेज के बाद, तो इसमें मौजूद सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो टॉक्सिक है। इन सभी केसेस में रेक्लेमेशन के लिए केमिकल ट्रीटमेंट यानी जिप्सम या लाइम की जरूरत होती है। ये दिखाता है कि सॉइल मैनेजमेंट सिर्फ फर्टिलाइजर डालना नहीं, बल्कि सॉइल केमिस्ट्री को बैलेंस करना है, राइट? लेक्चर के फाइनल फेज में हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर बात करेंगे। सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ह्यूमन टाइम स्केल पर, इसलिए इसका प्रोटेक्शन क्रिटिकल है। सबसे पहले सॉइल इरोजन को समझें। ये एक बीमारी की तरह स्टेजेस में बढ़ता है। स्टेज 1 है शीट इरोजन। ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये अननोटिस्ड रहती है। जब हैवी रेन होती है तो टॉप सॉइल की एक पतली लेयर शीट पानी के साथ बह जाती है। किसान को लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन सबसे फर्टाइल लेयर गायब हो रही है। अगर इसे नहीं रोका तो स्टेज 2 आती है, रिल इरोजन। यहाँ मिट्टी में छोटी छोटी उंगली जैसी ग्रूव्स बनने लगती हैं। ये विजिबल वार्निंग है। फाइनली स्टेज 3 है गली इरोजन। रिल्स गहरी होकर बड़ी चैनल्स या रवीन्स बना देती हैं, जैसे चंबल के बीहड़। इस स्टेज पर जमीन बैडलैंड्स बन जाती है और खेती के लायक नहीं रहती। इसलिए इरोजन को शीट स्टेज पर ही रोकना जरूरी है। कंजर्वेशन मेथड्स इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का मिक्स हैं। हिली एरियाज में कॉन्टोर बंडिंग और टेरेस फार्मिंग यूज होती है। विजुअल देखें, ये स्लोप को तोड़ते हैं। पानी सीधा नीचे बहने की बजाय रुक रुक कर चलता है, जिससे सॉइल को सेटल होने का टाइम मिलता है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है। ड्राई एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स यानी कि ट्रीज की लाइंस लगाई जाती हैं, ताकि हवा की स्पीड कम हो और विंड इरोजन रुके। लास्ट में सरकार की सबसे बड़ी इनिशिएटिव सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसका पर्पस फार्मर्स की माइंडसेट चेंज करना है। फर्टिलाइजर को फूड की तरह नहीं, मेडिसिन की तरह यूज करो। पहले फार्मर्स ब्लाइंडली यूरिया यूज करते थे। एसएचसी उन्हें बताता है कि उनकी मिट्टी में किस चीज की कमी है और किसकी एक्सेस। ध्यान दें, ये टार्ट 12 पैरामीटर्स चेक करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनपीके, जो प्राइमरी भूख है पौधे की। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, जो ऑयल सीड्स के लिए जरूरी है।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन जो विटामिन्स की तरह हैं, कम चाहिए पर ज़रूरी हैं। और फिजिकल पैरामीटर्स पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन जो सॉइल की हेल्थ बताते हैं। जैसे डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट देखकर दवाई देता है, वैसे ही एसएचसी देखकर फर्टिलाइजर देना चाहिए। अगर पीएच हाई है तो जिप्सम, अगर लो है तो लाइम। इस स्कीम का गोल इनपुट कॉस्ट कम करना और सॉइल की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी बचाना है। बस यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेस है। समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट? गुड।